यह सेट नंबर हम लोग 4 पढ़ रहे हैं। 3 सेट पढ़ लिए और 3 सेट पढ़ने के बाद हमने बताया था कि चौथे सेट से तुम लोगों की बारी आएगी, पूछा जाएगा, तुम लोग एक एक करके सवाल का जवाब दोगे। सेट नंबर 4 में ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं और एक एक करके बुलाया जाए, एक एक करके आंसर पूछा जाए, क्या इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो, पहला लड़का आएगा छोटू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। चलो जी, कैलकुलेट करो, वैल्यू बताओ कि पहले का आंसर क्या होगा। संयोजकता कितनी हो जाएगी? इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, लो है? लिख ही नहीं पाता है, वाह। हाँ तो किसी से लिखो, जैसा बताओ। इसकी पहले में निकालनी है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि C6H6 में C की संयोजकता है, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से निकालोगे। तो C की संयोजकता कितनी है? कैसे? अगर वातम कोष में 7 हो तो 7 हो जाएगा। अगर वाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 हो जाएगा। ये कह रहा है, सुन लो ध्यान से जी, सीधा खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ। ये कह रहा है कि अगर वाय कोष में जैसे इसके 4 आ रहा है तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पूछा कि अगर वाय कोष में 7 आ गया तो क्या संयोजकता 7 हो जाएगी? इधर से कौन सवाल का जवाब देगा? 7 होगी या कुछ बदलेगा? बताओ जी। वातम कोष में 7 आ गया तो 7 हो जाएगी संयोजकता। लो, होगी कितनी संयोजकता ये जानो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, ठीक है। 2 कमा कितना? 4। वाय कोष में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो वैलेंसी इसकी 4 तो हो गई। लेकिन हमने एक बात बताया था, याद होगा, कि जिसके वाय कोष में 1 2 3 और कितना होता है? 4 होता है, तब तक उसकी वैलेंसी 4 होगी, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन जैसे ही उसके वाय कोष में 5 6 और कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है 8 करने के लिए। तो जितना त्यागेगा और जितना क्या करता है? ग्रहण करता है अष्टक पूरा करने के लिए, वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, यानी संयोजकता। तो 1 त्यागेगा 1, 2 त्यागेगा 2, 3 त्यागेगा 3 और 4 त्यागे या 4 ले। 4 के केस में त्याग भी सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। त्यागे या ले तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और ये 5 वाला अगर लेगा तो कितना लेगा? 3 लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। जैसे नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती? 2,5 3। लेकिन हर एक यौगिक में इसकी वैलेंसी बदल सकती है जी, यौगिक के अनुसार। इसका कितना हो जाएगा? 6 का 3 2। अब 7 का बताओ कितना होगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो जी बैठ जाओ, सुनो बैठो। हर एक यौगिक में बस इतना सा काम है तुम लोगों का, बताने के बाद फिर हम समझा देंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन तुम लोगों से पूछते हुए चला जाए कि कितना तुम लोग पढ़ रहे हो या कर रहे हो। इस यौगिक में या किसी भी यौगिक में कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो उसकी संयोजकता तो बदलने वाली रही सी नहीं कि बदल जाएगी, ठीक है। इस वजह से यहां पर ये मत कर देना, देखो निकालने का एक नियम बताया गया था, उस नियम से यदि निकालने बैठोगे तो इसकी संयोजकता कटकर कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो जी 1 कैसे आ जाएगी? देखो जी, कार्बन का कितना हो गया? निकालना यक्स मानेंगे, यक्स गुणते कितना होगा? 6। अगला तत्व तो स्टार्ट होता प्लस, याद करो 9th में ये संयोजकता निकालना सिखाया गया था। प्लस अगला तत्व के यक्स, और हाइड्रोजन का प्लस 1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू ये प्लस 1 पक्षांतर करोगे -6, और 6 से 6 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना? -1, यानी x इज इक्वल टू 1। जबकि कार्बन इसमें 4 बॉन्ड बनाता है। बेंजीन रिंग में कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो जो जितना बॉन्ड बना रहा है वैलेंसी उसी के बराबर में होगी इसकी। ये तो है, देखो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की अगर संरचना बनाई जाए तो कुछ ऐसे बनेगी जी, यही है, जिसमें प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अगर ऐसे ही तुमसे पूछ देता, ये बताइए कि HCl में Cl की कितनी है, तो क्लोरीन की निकालने के लिए बगल वाला का सहायता लेते हैं, लेकिन यहां पर बगल वाले की सहायता नहीं लेंगे। बगल वाले की सहायता लेंगे तो गलत आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। यहां पर हर एक में नहीं, मैक्सिमम में ही यही काम किया जाता है, बगल वाले का सहायता लिया जाता है। तो हाइड्रोजन की +1 होती है, पक्षांतर कर देंगे कितनी हो जाएगी? -1, यानी इसकी -1 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी और संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर हुआ? चलो पाल आगे आ जाओ।
चलो 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 फटाफट फटाफट, जिसका नाम ले फट से स्क्रीन पे आ जाओ सामने। चल भैया पकड़ो, बताओ इसमें से प्रबल क्षार कौन सा है? ले लो। NaOH। NaOH है। कैसे? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। अम्ल होता है NaOH में। क्या? ये प्रबल बेस है। बेस मीन्स क्या है? क्षार। तो इसमें अम्ल कहां से आ गया? क्षार से तो वही होगा NaOH में। NaOH ही होगा। ठीक है, कारण नहीं पता, किसको कारण पता है? जल में पूरी तरह से विलय हो जाता है, एक यही रीजन, वियोजित हो जाता है। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता है? इसका पीएच मान 12 के लगभग होता है। ठीक है, 700 करोड़ तुमसे तो ढेर बता दी जी। ठीक है, अच्छी बात है। लो खड़े रहो। यहां पर यह जो पीएच वैल्यू इसकी है लल्ला हमारे, यह पीएच मान के अनुसार नहीं, यहां पे जो NaOH की जो प्रबलता है। अब सुनो, प्रबल क्षार कैसे पता करोगे हमेशा, या दुर्बल कैसे पता करोगे? हो सकता है प्रबल की बजाय क्या आ जाए, दुर्बल आ जाए, तो कैसे पता करोगे? तो प्रबल क्षार तो तुम्हारा NaOH ही है, नो डाउट। अब जानो कि दुर्बल कैसे पता करेंगे। अब प्रबल कौन से हो गए? जो फर्स्ट ए के वर्ग के तत्व हैं, आवर्त सारणी हमने पढ़ाया था, इसीलिए आवर्त सारणी नहीं थी तुम लोगों के सिलेबस में, फिर भी हमने आवर्त सारणी पढ़ाया था। फर्स्ट ए में कौन से तत्व आते हैं? ली ना क रब कस फर, ये आते हैं ना। तो हाइड्रोजन को हटा दो। इतने जितनी भी धातुएं सारी की सारी हैं, ये अगर OH के साथ लगेंगी, किसके साथ लगेंगी? OH के साथ लगेंगी, तो यह हमेशा एक प्रबल क्षार ही बनाएंगी। क्या बनाएंगी? प्रबल क्षार। अब इनके अलावा सेकेंड ए वर्ग के तत्व बे, मग, का, सर, बा, रा, ये जितनी धातुएं हैं, अगर यह NaOH अगर OH के साथ जुड़ेंगी, किसके साथ? OH के साथ जुड़ेंगी, तो हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे भैया? दुर्बल क्षार निर्माण करेंगे। किस क्षार का? दुर्बल। इसके अलावा थर्ड ए का भी अगर जुड़ेगा, थर्ड ए का ब अल गा इन टी आई, ये भी अगर जुड़ेगा तो ये भी कैसा बनाएगा? दुर्बल क्षार का ही निर्माण करेगा। बातें समझ में आ गई? दिमाग की बत्ती खुली या बंद रह गई? प्रबल क्षार हमेशा कौन बनाएगा पाल? प्रबल क्षार कौन बनाएगा? फर्स्ट ए वर्ग के तत्व। किस वर्ग के तत्व? फर्स्ट ए वर्ग के तत्व जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? प्रबल क्षार। इसके अलावा किसी भी वर्ग के धातुएं यदि होंगी, वे सारी की सारी धातुएं कैसे बनाएंगी? दुर्बल क्षार बनाएंगी। यानी कि ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल है, ये अमोनियम लवण से है, NH4 आयन लिया गया है, तो ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल है। हो सकता है कि सभी प्रबल दिया रहता, एक दुर्बल पूछ देता, तो बताते कैसे? NH4 को एक याद रखो अलग से, बाकी तो मेटल के अनुसार याद रखो। देखो Cu है ना, इसमें Cu तो भी बीच में आएगा, बहुत सारे जो धातुएं हैं बीच में, डी ब्लॉक के तत्व जो है। तो फर्स्ट ए के अलावा किसी अन्य वर्ग से अगर धातु ली गई है, तो सारी की सारी कैसे बनाएंगी? वीक बेस का निर्माण करेंगी। क्लियर? बैठ जाओ। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं ना? चलो जी, किसको बुलाया जाए? दुखी, चलो। है? रिकॉर्डेड हो रहा है, मिट गया तो वहां से देख कर लिख लेना फटाफट। यहां पर लिखोगे कि समझने का है? लिखाने के लिए कितना लिखाया जा चुका है अब कितना? ठीक है, चलो लिखवा देंगे फिर से। चलो जी, चलो चलो आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ क्या होगा? पकड़ो, आंसर बताओ। सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। सी नंबर होगा। कैसे? तो जो उस ताप पर इसको गर्म करेंगे तो O2 गैस प्राप्त होगा। क्या चीज? उस ताप पर इसको गर्म करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो O2 गैस प्राप्त होगा। अच्छा, O2 गैस प्राप्त होगा। CO3 से नहीं निकलेगा? नो सर। क्या निकलेगा अगर इसको गर्म करोगे तो? C और CO2। CO2, गुड।
इसको गर्म करोगे तो क्या निकलेगा? C2H5OS plus O2 H2O। यस, CO2 भी निकलता है। क्या निकलता है इसमें से? CO2। C2H5 निकलेगा। याद करो, यस सर। पढ़ाया था हमने किण्वन विधि। किण्वन विधि में ग्लूकोज गन्ने के सिरके के द्वारा ग्लूकोज बना था। जब ग्लूकोज को गर्म करते थे तो एथिलीन वालों क्या निकलती थी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती। और इसको भी गर्म करेंगे, क्या निकल जाएगा इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कंफर्म है गर्म करने पर। लेकिन क्या इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑक्सीजन है। यानी कि अगर गर्म किया जाएगा इसको तो इसमें से क्या निकलेगी? PbO plus O2। गुड, वेरी गुड। देखो तो पूरा एकदम तैयार करके लड़की आई है। यही तो चाहिए कि तैयार करके तुम लोग आओ, सारा का सारा क्वेश्चन क्यों नहीं हल होगा? देख रहे हो लड़कियों से बता रही है धीरे धीरे, और तुम लोग गधे फंस जा रहे हैं। बी नंबर सही है। साधारण ताप पर कहा जाएगा, साधारण ताप पर द्रव धातु है। चल बच्चा, कौन सी धातु इसमें है जो साधारण ताप पर द्रव होती है? मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, Hg। कौन सी? पकड़ो, नाम भी बताना है। पकड़, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होती है? कौन सा है? पारा। ये पारा है, वो पारा है। इसका नाम क्या है? इसका क्या है? तुम लोग बता रहे हैं क्रोमियम, ठीक है। और Hg को क्या कहते हैं? पारा। Hg ही एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर कैसे पाई जाती है? द्रव्य नहीं, द्रव। द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य मीन्स क्या होता है? 2 मार्कर। द्रव्य का मतलब क्या होता है लल्ला? द्रव्य ये हमारे पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना, जिसको हम छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें द्रव्य है। लेकिन इसी द्रव्य में ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आता है, प्लाज्मा भी आता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी आता है। तो द्रव्य द्रव के अंदर आता है। द्रव एक द्रव्य का भाग है। तो यानी कि साधारण ताप तुम्हारे अनुसार क्या बता रहे हो? क्रोमियम ना, पारा द्रव के रूप में पाई जाती है। एक ऐसी धातु केवल मात्र पारा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस रूप में पाई जाती है? द्रव के रूप में पाई जाती है। अधिक तुम लोगों को एक और बात बता दें, बैठ जा। सुनो जी, अमलगम, यही Hg जो है, यही Hg किसी अगर मेटल पर गिरा दिया जाए तो मेटल के साथ अमलगम बना लेगा। सोडियम के साथ गिरेगा तो सोडियम अमलगम, जिंक के साथ गिरेगा तो जिंक अमलगम, उसको खत्म कर देता है। यह कह सकते हो धातुओं का जहर है। धातुओं के एक तरीके से क्या कह सकते हो? पॉइजन, जिसको खत्म कर देता है, खुरदुरा कर देगा, बिगाड़ देगा, सब कुछ उसका डैमेज कर देगा ऐसा। ठीक है ना? चलो बच्चा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंटेस्ट। अच्छा, हमारी इस माइक से तुम लोगों की आवाज नहीं। अब शांति से क्लास में रहो। चलो जी, अब अगला बुलाया जाए व्यक्ति को। कौन आएगा? किसको बुलाया जाए? कहां गया? सब छुपे हुए छुपा रुस्तम के जैसे। ए पगड़ी, चलो चलो भैया, चलो पकड़ो। अब कारण बताओ किसमें अवक्षेपण अभिक्रिया है? कौन सी विक्रिया अवक्षेपण है? अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी इसमें हो सकती है? आगे आओ। पहला कैसे? देखो जी, तुम लोगों के पेपर में ना ये जली लिखा है। जली को एक्वस कहते हैं, ठोस को सॉलिड यल से दर्शाते हैं, द्रव को लिक्विड यल से दर्शाते हैं। पेपर में तुम लोगों के एक्वस, ठोस, जली लिखा हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया शॉर्ट हैंड में। एक्वस मींस जली, सॉलिड मतलब ठोस, और गैस मतलब गैस है, जी फॉर गैस, और यल फॉर लिक्विड। पहला वाला सही है। कैसे सही है बताओ जी? चलो उधर बताओ कैसे सही है पहला नंबर?
पता नहीं चल पाया? कौन बताएगा लड़कों में से? लड़कों में से कौन बताएगा? इसमें अवक्षेपण है, ये नहीं बता रहा, करा कि नहीं बताएंगे? आ जाओ इधर से बताएगी। आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। बोले थे तैयार करके आने के लिए। बताओ कौन सा सही इसमें है और क्यों? सही पाला सही है। क्यों सही बच्चा? क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया है या आपस बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में आयन बदलकर बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, जिसमें बेरियम सल्फेट अघुलनशील होने के कारण अवक्षेप के रूप में निकल जाए, बाहर निकल जाए। वेरी गुड, शाबाश। देखो पढ़ने का नतीजा है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर से रिपीट कर दे जो लड़की ने बताया, शाबाश बच्चा, वेरी गुड। चिंकी पढ़ रही है, अब तुम लोग न तो पढ़ो चंडालो। द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें बेरियम हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन बेरियम के पास चला जाता है, तो बेरियम सल्फेट और यहां पे मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। बना हुआ बेरियम सल्फेट सॉलिड है, देखो यहां पे लिखा गया जी, पहचानने का तरीका कैसा है? सॉलिड है, यह जल में घुलेगा नहीं और घुलनशील है। इसका मतलब यही क्या है? अवक्षेप है। जब किसी जल में मान लेते पेपर में पहचानोगे कैसे, नहीं आ रहा पूरा प्रोसेस, तो यह केवल ठोस बना है, यह केवल ठोस है। ठोस के साथ बगल में कुछ है क्या? अगर बगल में लिक्विड हो, देखो अवक्षेप का मतलब जमना जी, जम गया, ठीक है? तो जमा हुआ कैसे पहचानेंगे? या तो ये केवल ठोस है तो इसको हम जमना कहेंगे? नहीं, ये कहेंगे ठोस है। जमा हुआ हिस्सा उसको कहेंगे जिसमें द्रव भी हो और नीचे कुछ जमकर क्या हो, बैठ गया हो। यह केवल ठोस है, अवक्षेपण नहीं हो सकता। यह एक्वस लिक्विड गैस, अवक्षेपण नहीं हो सकता। एक्वस लिक्विड, अवक्षेपण नहीं हो सकता। ठोस और एक्वस, जब ठोस के साथ लिक्विड हो या ठोस के साथ एक्वस हो, इसका साफ साफ मतलब है वही अभिक्रिया ही कौन सी है? अवक्षेपण है। अवक्षेप यानी उस जलीय विलयन में, एक्वस में, उस पूरा एक्वस जलीय विलयन में यह एकमात्र ठोस जो पेंदिक में सतह में जाकर क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब में बैठ गया, ठीक है ना? तो यही अभिक्रिया अवक्षेपण की कहलाएगी। वेरी गुड। अब अगला नंबर है ब्यूटेनॉल का सूत्र है। कौन बताएगा ब्यूटेनॉल का सूत्र लड़कों में से? चलो भैया आ जाओ। ऐसा बस देखो, तो लड़के अगर आए खुद से हाथ उठाकर तब तो ब्यूटेनॉल का सूत्र पूछा जा रहा है। चलो लिखने की तुम लोग की प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। बनाओ बनाओ, मान लिया जाएगा। H2 1 2 3 और 4। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लल्ला, देखो ऊपर क्या लिखा गया? ब्यूटेनॉल, ऑल है, ठीक है ना? ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? OH। ऑल का मतलब OH। ये ओन का, गलती कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहा है सीखोगे तभी ना। इसको ओन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ब्यूटेनोन। क्या लिखा होता? ब्यूटेनोन। तब यहाँ पे द्विबंध लगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? ब्यूट धन इन धन ऑल। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4। खड़े रहो, समझा रहे। वेरी गुड, बढ़िया प्रयास किए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन, 1। पहले देखो जो जो लिखा है पहले उसको देखो। देखो यहाँ पे संरचना नहीं दिया है, अणु सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र दिया है? अणु सूत्र। तो अणु सूत्र के केस में लल्ला क्या हो जाएगा कि ब्यूट मतलब सर जी कार्बन 4 हुआ और एन मतलब सभी के बीच में क्या लगा है? 1। क्रम से चलते हैं पहले, ठीक है? 1 2 3 4 गिन दिए और दूसरे पर ऑल लगा है। दूसरे पर ऑल लगा मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे? OH। अब इसके बाद हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है? बाद में हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन लगाए कि 4 हो जाए? 3 लगा देंगे। गुड। यहाँ पे कितना लगा देंगे? 4 हो जाए। 2। यहाँ पर कितना लगा? 1। समझ पा रहे? और देखो तुम पहले हाइड्रोजन लगा दिए, द्विबंध लगा दिए, तो 2 1 2 2 4 और 4 2 6 बनने लगा। अरे पीछे नहीं बनाएगा, इतना होना चाहिए यहाँ पर ना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3।
अब देखो मिलाओ कि ये पूरा टोटल जोड़ेंगे। अणु सूत्र का मतलब जोड़, अणु सूत्र का मतलब जोड़ यानी इकट्ठा करके, सब इकट्ठा करके लिख दिया जाए। कार्बन कितना 4, तो सर जी C4 सब में C4 है, C4 हो गया। फिर हाइड्रोजन जोड़ेंगे 3 4 2 6 6 3 9 और 1 10, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 10, और वो कितना है 1। तो यहां पर चेक करेंगे कि कौन ऐसा है जो C4 स्टेन है, कौन सा है, कौन सा पहला। समझ आनी बात है सभी के लिए? कोई कंफ्यूजन किसी को रहा? जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड, जाओ प्रयास किए ना, कम से कम प्रयास करो, बताने के लिए तो हम ही बताएंगे, उसमें क्या डाउट है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा प्रयास करो, देखा जाए कि कितना कौन कौन पढ़ गया है। अब तक 2 लोगों ने सही पढ़ के बताया है, एक खुशी बताई है ठीक ठाक और एक चिंकी बताई है बढ़िया से, बाकी तो इधर उधर लपेट के बता दिया सब, ठीक है ना। तो चलो भैया अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर सवाल रिपीट कर रहे हैं, सुनो समझो, थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करके दिया गया, टेढ़ा करके, कुछ नहीं करना है, समझना बताना है केवल। कहा जा रहा है कि सांद्रित आयत, सांद्रित मतलब सांद्रित है, पहले से शुद्ध कर लिया गया, किसका, सल्फाइड अयस्क का। याद करो धातु की शुद्धिकरण की कौन सी विधियां बताई गई थी, झाग प्लावन, चुंबकीय पृथक और गुरुत्वीय पृथक। इससे अयस्क कैसा हो जाता है, सांद्रित हो जाता है, थोड़ा सा शुद्ध ज्यादा हो जाता है, होता है ना। और इसके शुद्ध होने के बाद तब जाकर क्या कराते हैं, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, तब कराते हैं ना। पहले पीस कर शुद्ध करते हैं, पहले अयस्क को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं पीस कर, और पीस कर शुद्ध करने की 3 विधियां हैं, निस्तापन, भर्जन और चुंबकीय पृथक, गुरुत्वीय पृथक और झाग प्लावन। सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किसमें किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किस धातु में किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, झाग प्लावन विधि द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय अयस्क का, ठीक है ना, और गुरुत्वीय पृथक्करण में भारी अयस्क का, और झाग प्लावन में सल्फाइड अयस्क का। तो शुद्ध कर लिया गया। से अशुद्ध धातु को, ये क्या होती है सर जी अशुद्ध धातु? अशुद्ध धातु का मतलब धातुमल, अशुद्ध धातु का मतलब क्या हुआ, धातुमल। कितने पदों में प्राप्त किया जाता है, कह रहा है कि शुद्ध अगर सल्फाइड अयस्क सांद्रित किया गया, पूरा प्योर नहीं है, अभी सल्फाइड का अयस्क सांद्रित किया गया है, तो कह रहा है उससे अशुद्ध धातु प्राप्त करने कितने पदों में किया जाता है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे कॉपर लिया गया, तो हम क्यों ना कॉपर का सल्फाइड ले ले, इस सवाल को बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्यों ना कॉपर का सल्फाइड ले ले, Cu2S है कॉपर का सल्फाइड, जिसको सांद्रित किया गया है। कैसा भैया, सांद्रित सल्फाइड है, सांद्रित सल्फाइड है। अब इससे हमको क्या निकालना है, अशुद्ध धातु प्राप्त करनी है। कितने पद में निकलेगा, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इसका धातुमल प्राप्त करने के लिए, अशुद्ध धातु प्राप्त करने का मतलब कि धातुमल निकालना। धातुमल निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसका तो भर्जन कराएंगे ना, भर्जन कराएंगे तो धातु का क्या मिलेगा, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, किस पर कराएंगे लल्ला, रक्त तप्त पर। किस पर क्रिया होगी, रक्त तप्त पर। चलो रक्त तप्त पर क्रिया होगी, आ जाओ आगे बताओ क्या होगा इसका रिएक्शन। चलो कंटिन्यू करो, रिएक्शन कंटिन्यू आगे बढ़ाओ, क्या बनेगा। हाथ पे चलाएगी तो चलेगा वो। अब इसके बाद क्या करोगे कि शुद्ध धातु निकल जाए, देखो हाँ ठीक है, चलो इक्वल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में तुम करो रिएक्शन करो। यह कौन सी क्रिया हो रही है, नहीं है भर्जन की हो रही है ना, किस पर हो रही है, ठीक है आगे तरफ।
अच्छा अच्छा, वो धातुमल है, शुद्ध धातु। सर डिवीजन लिख के मैं कर देती हूँ। कौन बताएगा? चलो बच्चा आ जाओ, रिवीजन करना चाहिए था ना। चलो गलत है, ये वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। नहीं आ रहा, बताएगी? लड़कों में से कौन बताएगा? चलो लड़कों में से देख लिया जाए। बैठ बच्चा, बैठ बैठ, अभी से गलत है, बैठ जाओ। कौन बताएगा लड़कों में से? आप सुन गए? चलो बता, यहां तक तो ठीक लड़की ने बताया पहले पद में। यह अभिक्रिया भर्जन की है। कौन सी हो रही है भैया? भर्जन की किस पर हो रही है? रक्त तत्व पर। फिर क्या बनता है? Cu2। जितना सल्फाइड होता है उतना ऑक्सीजन जाकर लग जाता है। एक सल्फाइड एक ऑक्सीजन लग गया और यह SO2 निकल जाता। हमने ये बताया था साफ साफ विधि में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है? बैलेंस करना होगा। बैलेंस करते रहना, आराम से हो जाएगा। 2 3 2 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा तो आगे देखेंगे। या धातु का ऑक्साइड या मोह मिला। अब जब धातु का ऑक्साइड जो मिलता है Cu2O, इसकी क्रिया SiO3 से करा देते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन। प्रगलन की क्रिया होती है और प्रगलन की क्रिया में क्या मिलेगा? Cu2 SiO3 और प्लस मिल जाएगा Cu। यही Cu2 SiO3 क्या है हमारा? धातु मल। और इसी धातु मल को क्या कहा गया है? अशुद्ध धातु। ये क्या मिल गया भैया? अशुद्ध धातु। और ये हमारा क्या निकल गया भैया? शुद्ध धातु। हमने बताया कि यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। कितने पद में हो गया भैया? 2 पद में। दिखा दिए। आगे करें कॉपर की शुद्धिकरण की क्रिया में। किसकी? कॉपर की शुद्धिकरण क्रिया में विद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा कॉपर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है उसका चित्र बनाकर लिखिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो, विद्युत अपघटनी का मतलब होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या कराना भैया? तोड़ना, डिसोसिएट कराना। अब इसी धातु मल को अगर इसमें डाला जाएगा और इसमें क्या लगा दिया जाए? 2 छड़ लगा दी जाए। कौन सी छड़? 2 छड़। एक छड़ को लगा दिया जाए प्लस और दूसरी छड़ पर क्या लगा दिया जाए? माइनस। सुनो ध्यान से, एक पर प्लस और एक पर माइनस। जब इसी धातु मल को इसमें घोलेंगे तो यह टूट जाएगा। कॉपर का कोई भी अशुद्ध धातु कॉपर हो और इसको इसमें डालने के बाद कॉपर किसमें टूटेगा भैया? सबको पता है Cu2 SiO3 है। यदि इसको डिसोसिएट कराएंगे तो Cu प्लस SiO3 पर माइनस टूटेगा। 2 माइनस और 1 प्लस इस पर होगा। 2 लगा देंगे, हो जाएगा बराबर। तो कॉपर प्लस किसके पास जाएगा जी? क्या इस पर जाएगा? किस इलेक्ट्रॉन पर जाएगा? माइनस वाले इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे जाएगा कॉपर पर 2 प्लस, कॉपर पर 2 प्लस, कॉपर पर और 2 प्लस करें, कॉपर पर प्लस, कॉपर पर प्लस, कॉपर पर प्लस, कॉपर पर प्लस, कॉपर पर क्या मिलेगा? प्लस। ये रहा शुद्धिकरण का चित्र। और इस पर कौन जाकर चिपक जाएगा भैया? SiO3 2 माइनस SiO3 2 माइनस SiO3 2 माइनस। घंटा चेंज हो गया। आप बोले नहीं थे हमको। SiO3 पर 2 माइनस। तो ये बन गया यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोड से क्रिया करा का चित्र। बस ये तो है कि जब कॉपर के, सुनो, जब अशुद्ध कॉपर का शुद्धिकरण कराते हैं तो कॉपर आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। ठीक, तो जो कॉपर आयन है वह एनोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर जाकर एकत्रित हो जाकर चिपक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध करने की क्रिया। अब यहां से भी आप कॉपर को, इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे और उस पर कॉपर चिपका रहेगा। शुद्ध हो गया जी कॉपर। कोई दिक्कत की बात है क्या? इतना लिख लेना कि 2 पदों में होती है, चित्र बना लोगे, हो गया मामला तय। इतना, बाकी बातें हम लोग अभी करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5वां समझ में आ गया ना बेहतर तरीके से। अब क्वेश्चन में 6वां, और 6वें की बारी है, फिर से तुम लोगों को पूछा जाएगा। 6वें में देखो 2 भाग में क्वेश्चन दिया गया। 6वां का पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन, ठीक है ना, पदार्थ कारण सहित पहचानिए। ठीक है ना। अपचायक और उपचायक, उपचायक का मतलब भैया ऑक्सीकरण, अपचायक का मतलब अपचयन। पदार्थ को पहचानना, पदार्थ पहचानना, ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानना, ऑक्सीकरण से नहीं।
निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ कारण सहित चुनिए। मतलब कारण देना है, चुनना है। क्या दिया है ए नंबर भैया? तैयार रहना बताने के लिए। प्लस प्लस कल हमने बताया था जली को क्या लिखेंगे हम लोग? एक्वस में जली, इसमें जली लिखा है पूरा हिंदी में, तब उसको शॉर्ट में कर दिए। एसएन पर प्लस 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 से पुराना नियम से प्लस प्लस दे दिया, 4 जो प्लस दिया है AQ। फिर दूसरा नंबर दिया गया भैया बी नंबर। बातें नहीं थी लड़के। या फिर पर प्लस 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 AQ है और रिएक्शन हो रहा है। या फिर पर 2 प्लस होना चाहिए, तो प्लस प्लस 2 बार दिया है एक्वस AQ। सी नंबर है Na सॉलिड से बन रहा है, Na पर प्लस AQ जलीय। चलो जी पहले समझ लो क्या पूछ रहा है, उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक, ये भैया उपचायक का मतलब होता है उपचायक। ये अच्छा दोनों हमारा एक जैसा बन जाता है जी, थोड़ा सा ध्यान देना। उपचायक जो है वास्तव में ऑक्सीकारक है। उपचायक को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और उपचायक ऑक्सीकरण भी। और अपचायक का मतलब अपचायक ही है। अपचायक का मतलब क्या हुआ? अपचायक। तो याद करो ऑक्सीकारक एवं अपचायक हमने लिखवाया था नहीं? एक अभिक्रिया थी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और एक अभिक्रिया थी अपचयन की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया नहीं पहचाना हमको है, यहाँ पे पदार्थ पहचाना है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। तो चलो भैया अब पूछा जाए, समझा जाए। अब पता नहीं क्या, तो तुम बताओगे ना, फिर तो उसके बाद हम बताएंगे। कौन आएगा पहले? सरेंद्र कल गायब था। चलो भैया जा आगे। चलो 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 फटाफट। और तुम पूरा साइलेंट सभी रहोगे ताकि इसकी आवाज सुनाई दे सके। अरे मार ले, मारना क्या यहाँ पे? चलो स्क्रीन पर कम 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 बताना, एक एक करके। कपार खिलवाएगा भाई। वाह, चल भैया आ जा बगल में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। अरे गलत होगा ना, आओ हम बताएंगे ना फिर क्या करना। बैठो चलो जी, तुम्ही को बोल रहे हैं? शाबाश, नहीं पता। चलो दीपक पाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी। नहीं पता है तो इधर भी चेहरा दिखाओ, यहां पर आकर। नहीं पता क्या है? नहीं पता, वेरी गुड। नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंस चौधरी, नहीं बताएगा। इधर कौन बताएगा? बैठ जाओ भैया। चलो अंकित आ जाओ। 3 में से 3 फ्लॉप। चलो आ जाओ। तीन लोगों से पूछा गया, तीनों के तीनों फ्लॉप हो गए। आ जाओ आगे। चलो 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 जल्दी चलो। अरे आज थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा ऐसे बता दे। थोड़ा मोड़ा बता दे। चलो वो उपचायक है। ऑक्सीकारक क्षमता अधिक है उसकी।
आक्सीकारक क्षमता अधिक है। कैसे आक्सीकारक क्षमता अधिक होगी भैया? उपचायक है तो कैसे उपचायक है? चार से जितना है ना इसलिए। अच्छा 4 लगा इसलिए। सेकंड वाला सेकंड वाला में है उसका आक्सीकारक क्षमता से अधिक है। कैसे अधिक आक्सीकारक क्षमता अधिक है? कारण वहां देखो क्या लिखा गया है, कारण सहित चुनिए। तो कारण बताओ। हाँ, इसका तीसरे वाले का क्या होगा? ये वाला नहीं है। तो पढ़ाई क्यों नहीं हुई घर पे? तो ये वाला समझ ही नहीं आ रहा। साथ साथ यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सी विक्रिया हो रही है। उपचायक पदार्थ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ है। कहा निम्नलिखित विक्रिया में अपचायक तथा उपचायक पदार्थ को पहचानिए। यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा। 2 प्लस से 3 प्लस हुआ, 2 प्लस से 4 प्लस हो रहा है, यानी कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन कितना त्याग रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग रहा होगा ना। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, देने का काम कौन कर रहा है? ऐसे। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है तो देने वाला क्या कहलाता है? अपचायक। यह रहा हमारा अपचायक। पूरा साफ साफ परिभाषा में लिखवा है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है। अभिक्रिया किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होती है, लेकिन उसमें वह पदार्थ जो देता है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपचायक। अभिक्रिया ऑक्सीकरण की और पदार्थ कौन सा? अपचायक। यह क्या कर रहा है? 3 प्लस से 2 प्लस हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? 2 से 3 से 2 घट रहा है ना। और जब इलेक्ट्रॉन घट रहा है इसका मतलब कंफर्म आयन घटने का इलेक्ट्रॉन लिया होगा। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आक्सीकारक कहलाते हैं। और आक्सीकारक में यहां पे क्या कहा गया है? उपचायक। तो यानी कि यह क्या कहलाएगा? उपचायक। यह पदार्थ कैसा है? उपचायक है। वे पदार्थ जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपचायक। और वे पदार्थ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दे रहा है ना। 0 से 1 प्लस हुआ, यानी कि कंफर्म है इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागा जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यह क्या कहलाएगा भैया? अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या कहलाएगा? अपचायक। और अभिक्रिया ऑक्सीकरण की, यह अभिक्रिया कौन सी हो रही है? अपचयन। तो सीधा सीधा कारण देना है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहलाते भैया? अपचायक। और वह अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन लेने वाले या ग्रहण करने वाले? ग्रहण करने वाले। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे लल्ला? उपचायक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे? उपचायक। और उपचायक को ही क्या कहते हैं? आक्सीकारक। और यह अभिक्रिया अपचयन की और यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की। एकदम साफ साफ उसने लिखाया था कि आक्सीकारक और अपचायक। एकदम तीर बना बना कर हमने लिखा है, समझाता, लेकिन फिर भी नहीं समझे थे कहते सभी। जो यह बराबर जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यह अपचयन
अभिक्रिया। तो जो अपचयन की अभिक्रिया हो रही है उसी में क्या मिलेगा, आक्सीकारक, और जो आक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है उसी में क्या मिलेगा, उपचायक। क्या 3 लगाकर नहीं बनाया बताया था, लेकिन काहे तो तुम याद करोगे जी, याद करने से क्या फर्क पड़ता है, कारण इतना लिख दोगे। कारण देते हुए कह रहा था तो पहले कारण लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ उपचायक कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ उपचायक कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और कहने के बाद इतना नीचे लिखकर दिखा दोगे, हो गया आंसर। क्या दिक्कत है? चलो जी, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। अगर शुद्ध जल है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा, उदासीन होगा। नाम लेना क्षार क्या है, वो उदासीन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इतना लिखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग लिखिए। अकार्बनिक है, इनका उपयोग लिखना है। 7वें का पहला कह कि निम्न का, सीधा सिंपल सा लिख देते, निम्न का उपयोग लिखिए। हम सिंपल सा लिख दिए, निम्न का उपयोग लिखिए। क्या होगा पहले का, ए का उपयोग करा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी नंबर है विरंजक चूर्ण, और सी नंबर है सोडियम बाई कार्बोनेट। और सबके उपयोग हमने लिखा है, एक एक नंबर का है, यानी कि कम से कम 2-2 उपयोग बताना है सबका। कम से कम कितना उपयोग बताना है, 2-2 उपयोग बताना है। 3 नंबर का यह सवाल है तो 2-2 3-3 उपयोग भी लिखते चले जाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2-2 3-3 उपयोग लिखना है। कौन बताएगा लड़कियों में से, बताएगी? चलो आ जाओ, बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है, और इसका उपयोग क्या क्या है। तुम बस इन दोनों का बताओ, तीसरा का दूसरे से पूछा जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिख दो, ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है, तुम लिखो। उपयोग क्या है, बोलो। अरे उतना मत लिखो, बोल दो। घरों के छत बनाने में, और टूटी हड्डियों को बनाने में, और टूटी हड्डी बनाने में, छत बनाने में। छत नहीं बनाया जाता है, छत इससे नहीं बनता, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। छतों के ऊपर जो डिजाइनें बनाई जाती है ना, उसकी बात की जाएगी। हाँ, आगे टूटी हड्डियों का प्लास्टर और जिप्सम बनाने में, क्या बनाने में, 3 उपयोग हो गया। एक, छतों के ऊपर जो डिजाइनें बनाई जाती हैं, दूसरा नंबर टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर, और तीसरा नंबर क्या हो गया, जिप्सम। जिप्सम भी तो इसी से बन जाता है, जिप्सम बनाने में। और यहां पर यह जो रहेगा, यह स्मॉल एस नहीं कैपिटल एस रहता है, ठीक है ना, स्मॉल एस नहीं बनाया जाता। चलो विरंजक चूर्ण का फार्मूला लिखो, ठीक है, फार्मूला CaOCl2, ठीक है। क्या उपयोग बताओ इसका, क्लोरोफॉर्म बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में, और शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण के रूप में। गुड, बढ़िया। और यहां पर यह जो O है कैपिटल O रहेगा। देखो लिखने का फार्मूला, हर एक जो कैपिटल है उसको कैपिटल बनाया जाएगा। C कैपिटल है, स्मॉल L होता है 2, ठीक है ना। इस तरीके से फार्मूला इधर उधर लिख दो, काम गड़बड़ हो जाएगा। वेरी बढ़िया। विरंजक चूर्ण का उपयोग सीधा सीधा क्या बता दिया गया जी, जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। क्लोरीन गैस भी बन जाती है जी, क्लोरीन गैस बनाने में, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है,
क्लोरोफॉर्म भी इससे बन सकता है और इसके साथ में जल को शुद्धिकरण के रूप में। क्लियर हुआ? अब बच रहा है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का 4 उपयोग बताना है। चलो आ जाओ, 3 कम से कम उपयोग। पहले फार्मूला अब 3 उपयोग। फार्मूला लिखो, उपयोग सोडियम कार्बोनेट के नीचे लिखो NaHCO3। उपयोग बताओ। कास्टिक सोडा बनाने में, कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ा उद्योग में, कास्टिक सोडा बनाने में और खाद्य पदार्थों को बनाने में। ठीक है, बढ़िया। इसी का नाम क्या है? खाने वाला सोडा, जिसका उपयोग है सोडियम कार्बोनेट भी बनाया जाता है, धामन सोडा बनाने के भी रूप में किया जाता है, खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जा सकता है और इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है ना? तो ये आ रहा है इन तीनों का उपयोग और फार्मूले। शाबाश, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और लिखने की प्रैक्टिस करो। NaHCO3। सेकेंड नंबर दिया गया, क्या होता है जब जब ऐसा सवाल दे तो कंफर्म है कि केवल अभिक्रिया लिखनी होती है। केवल क्या लिखनी होती है? अभिक्रिया। एथेनॉल मतलब कि C2H5OH2, ठीक है ना, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ गर्म किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। बी नंबर क्या कह रहा है? या ए नंबर? बी नंबर कह रहा है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एथेनॉल मतलब C2H5OH, यह सारी अभिक्रिया कराई गई है को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल मतलब कि एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल का मतलब हमने बताया था जी कि शुद्ध रहता, प्योर, जो कि एक तरीके से बर्फ फॉर्म में आ जाता है एकदम से, ठीक है ना, ठंडा हुआ। तो CH3COOH ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी और एसिटिक अम्ल सेम है दोनों। इससे क्रिया कराने के लिए कह रहा है तो क्रिया करा देंगे। सी नंबर क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यानी कि CH3COOH की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होगा? 3 समीकरण लिखना है हम लोगों को और अच्छे से सोच लो किसमें क्या बनेगा, फिर उसके बाद पूछ रहे हैं तुम लोगों से। सोच लो जरा फटाफट। और यह सभी रिएक्शन हमें पढ़ाया हुआ है। चलो अच्छा आ जा बीच में। क्यों? वेरी गुड। चलो अच्छा सेकंड नंबर बगल। चलो कंप्लीट कराओ रिएक्शन कंप्लीट कराओ। आराम से लिखोगे चलेगा, मार्केट की थोड़ी सही खत्म। रिएक्शन कंप्लीट करो। सीधा 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 करके लिखोगे, लिखाइएगा। देखा है, आगे करो। आराम से। गलत होगा हम बताएंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम करो, गलत होगा हम बताएंगे। लगाओ। आगे बनाओ।
अरे तीर के सामने लिख, अच्छा उतना ऊपर क्या लिख रही है? ठीक है। एक तो सही लगा है, बाकी दो गलत लगा दियो। एक सही है, बाकी दो गलत है। कैसे क्या होगा देखो, यह अभिक्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीकरण की। हमने इसमें बताया है कि जब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हो, K2Cr2 हो या फिर यहां पर क्या लगा हो, KMnO4 लगा हो, या फिर क्या लगा हो, या फिर Na2Cr2O7 लगाओ प्लस H2SO4 लगाओ, ये सारा का सारा तीनों का तीनों H2SO4 के साथ मिलकर इसको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया। और ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो बनेगा एक एसिटिक अम्ल और बनता क्या? एक जल। एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता। ये तुम्हारा बिल्कुल सही था, ठीक है। बाकी दूसरी कंडीशन में जो क्या है, जब एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल से क्रिया करने जाएगा तो तरीका देखो, तरीका पढ़ाते समय एक एक तरीका हम लिखाते चले गए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था तुमसे। तरीका क्या बताया था हमने कि H अगर कहीं OH को देख लेगा, H कहीं अगर OH को देख लेगा तो तुरंत रोने लगता है बैठकर, यानी क्या निकालेगा? H2O प्लस। अब यहां से H निकला है तो इसके साथ OH जाकर क्या होगा, यह C2H5 जाकर यहां पर आकर लग जाएगा तो हो जाएगा CH3COO। इसको लिखते हैं पहले, अब फिर उसके बाद इसके पीछे लगा क्या जोड़ते हैं? C2H5। क्लियर हुआ? और तीसरी कंडीशन में यहां से साफ साफ है सोडियम धातु है, अत्यधिक धनावेशित है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहां से लात मार के बाहर निकाल देगा। और जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, देखो अगला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन सोडियम यहां से जाएगा, यहां से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा तो सोडियम इसके स्थान पर लग जाएगा तो CH3COO Na, H को विस्थापित करके Na लग गया। अब यह H जाता है इसके पास लगने के लिए तो H और H2CO3 बनाता है, और H2CO3 एक दुर्बल एसिड होता है जो तुरंत टूट जाता है किसमें? H2O और प्लस CO2 में, ठीक है ना? गुड, जाओ बैठ जाओ। ये रहा तीनों सही अभिक्रिया, उतार लो जी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। ये लड़के अथवा वाला रह गया, चलो देखा जाएगा अथवा क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से नहीं कराया अभी। ये 3 रिएक्शन हुई अभी तो तब तक करे कि नहीं हुआ? अरे वाह। 7वें का अथवा, 7वें का अथवा क्या करा है? क्या होता है जब, केवल अभिक्रिया लिखना है। 7वें के अथवा में पहला नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 इंटू 1/2 H2O, और जल मतलब H2O से क्रिया के लिए कह रहा है। ए नंबर है यह। बी नंबर कह रहा है इसका सोडियम क्लोराइड NaCl की, सोडियम क्लोराइड NaCl की के संतृप्त जली विलयन में, यानी एक ऐसा विलयन है, एक्वस है, जली विलयन है, में अमोनिया NH3 व CO2 प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाए? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी। तो कह रहा क्या बनेगा? सुनो पहले, जलीय विलयन है तो जल भी एक्वस है ना, संतृप्त है, प्लस H2O प्लस NH3 और प्लस हो जाएगा CO2, इन सबको प्रवाहित कराया जाएगा। तो कह कि क्या बनेगा, इसको दिखाइए। और सी नंबर हो जाएगा हमारा CaOH का होल का ट्वाइस दिया है, और ये शुष्क है यानी निर्जल है, और की क्रिया Cl2 के साथ कराई जा रही है, शुष्क क्लोरीन गैस के साथ। तो कह रहा है क्या प्राप्त होता है बताइए? ये तीनों का तीनों रिएक्शन। छोटा सा सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और देखा जाए कौन बताएगा कंप्लीट इसको। तीनों बताएगी? चलो आजा।
चल उतार देगा चुटकी। बताओ 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 फटाफट। जल्दी जल्दी लिखो क्या होगा। ठीक है, हाँ क्या नाम है उसका? जिप्सम। ठीक, आगे। प्लस ठीक है, नाम बता दो इन तीनों का जो लास्ट में लिखी हो सबका। हाँ, और वो अमोनियम क्लोराइड। गुड बच्चा, वेरी गुड। देखो तो सही रिएक्शन। किसी को कंफ्यूजन इस रिएक्शन में लग रहा है? सीधा सीधा बात है भैया कि जब जिप्सम की ये क्या है, पीओपी, क्या है? पीओपी की क्रिया 3/2 कितने जल से कराएंगे? 3/2 H2O से कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है बच्चा? प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है, और जिप्सम से भी पूरा क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस 120 डिग्री सेल्सियस 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे डॉट लगाना जाएगा। ठीक है, एक डॉट छूटा है, डॉट लगाया जाएगा क्योंकि जल क्रिस्टलन के रूप में है। यहाँ पर जल किस रूप में है? क्रिस्टलन के रूप में, तो इसलिए क्रिस्टलन को डॉट लगा के लिखा जाता है CaSO4 * 2H2O। बढ़िया लिखी थी तुम, शाबाश। यही क्या रहा भैया इसका नाम? जिप्सम। आगे चलते हैं जी। दूसरा नंबर याद करो, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सचित्र वलोरन जब हम कराए थे तो उसमें इसका नाम बताया गया था ब्राइन। और जब अमोनिया घुल गया तो क्या कहा गया? पूरा टोटल यहां से यहां तक ये टोटल का टोटल अमोनियत ब्राइन है। और अमोनियत ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाई कार्बोनेट को फिर परीक्षण कक्ष में भेजते हैं, वहां से फिर निकालकर सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में बदला जाता है गर्म करने के बाद। तो यहां से क्या बन जाता है भैया? यह टोटल की टोटल चीजें देखो, यह बन जाएगा NaHCO3 और प्लस NH4Cl। लड़की ने बिल्कुल सही लिखा था लेकिन थोड़ा सा साइज बड़ा बड़ा हो गया तो इसे हम छोटा कर दिया। यह है सोडियम बाई कार्बोनेट, और NH4 को अमोनियम कहेंगे और उसके पीछे जो जुड़ा होगा उसका नाम ले लेंगे। अमोनियम Cl से क्या हो जाएगा? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। चलो भैया अगला नंबर, यह विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है। और क्या बनेगा जब इसकी क्रिया कराएंगे इसके साथ? तो CaOCl2 + H2O और बन जाता है विरंजक चूर्ण। क्लियर हुआ? या ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं। तो अथवा का ये 7वां का पहला नंबर हो गया और 7वें का दूसरा नंबर। चलो चेक करते हैं क्या दे रहा है। दो एक ठो पेपर है यहां पर हमको। 7वें का कहां इसको गायब कर दे रहे हो तुम लोग? 7वें का दूसरा करा है कि साबुन के निर्जलीकरण की क्रिया को लिखिए। अरे निर्मलीकरण है, निर्जलीकरण है, वाह। साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया लिखिए। साबुन के निर्मलीकरण, अरे साबुनीकरण या साबुन के निर्मलीकरण मतलब साबुन के बनाने की विधि है जी। ठीक है ना? निर्जलीकरण नहीं है क्योंकि साबुन में जल कहां से निकलेगा? निर्जलीकरण होता तो इसका मतलब जल का बाहर क्या होना? निकलना कहा जाता। क्या इसमें साबुन में कहीं फार्मूले में जल होता है क्या? जरा देखकर बताओ। C17H35COO Na में
क्या इसमें से कहीं से जल निकलने की संभावना दिख रही है? नहीं। तो निर्मलीकरण यहां से तो हो नहीं सकता साबुन। निर्जलीकरण तो कंफर्म है कि यह निर्जलीकरण नहीं बल्कि निर्माण की विधि है, इसलिए निर्मलीकरण दिया गया। तो साबुन के निर्माण कैसे होता है सबको पता है भैया? साबुन का निर्माण कैसे होता है सबको पता है? कौन बताएगा इधर से? रिएक्शन साबुनीकरण का पूरा टोटल। चलो साबुनीकरण का टोटल रिएक्शन लिखो फटाफट। अरे छोटा छोटा लिखो, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। देखोगे तभी तो गलतियां तुम लोग को पता चलेंगी। बता रहे हैं क्या क्या गलतियां कैसे हो रही हैं। एक बच्चा बढ़िया लिखने का तो सही प्रयास करियो, सब कुछ सही लिखियो। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक है, लाओ बताते हैं कहाँ कहाँ मिस्टेक है। हटो देख बच्चा, मिस्टेक नंबर फर्स्ट, यहां से यह एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। यह क्या है? वसा है ना, वसा है तो यह एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ेगा। दूसरा नंबर, यह जो सी के साथ जो ओ लिख रहे हो, कोबाल्ट वाला ओ नहीं बच्चा, यह है ऑक्सीजन है। छोटा ओ बनाओगे तो ये कोबाल्ट दिखने है, कोबाल्ट। यह बड़ा ओ बनेगा यहाँ पर। कौन सा ओ बनाओगे? बड़ा। पेपर में भी अगर छोटा ओ बना दिए गलती से तो काम हो जाएगा खत्म, कोबाल्ट हो जाएगा। छोटा ओ नहीं बड़ा वाला ओ बनाएंगे, सीओ 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 सीओ। तब यह क्या बन गई टोटल? वसा। वसा की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे? 3Na। रिएक्शन में एक गो तीर दिखाई जाती है, चरचर को तीर नहीं दिखाते हैं लल्ला। केवल कितनी रिएक्शन दिखाएंगे? एक। तो एक रिएक्शन दिखा दी गई 3NaOH। तो तीनों जगहों से Na यहां से यह निकलेगा, तीनों जगहों पर OH जाकर क्या होगा? लगेगा। यह एक दूसरे से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड बनाने के साथ में प्लस दूसरा विकारक बनेगा तो उसको प्लस लगा कर अलग करेंगे ना, प्लस लगेगा। C17H35COONA। यहां पर भी जो O बनाए हो छोटा वाला O बना दिए, तो छोटा O नहीं रहना चाहिए, C के बराबर में O बनना चाहिए, NaO। तो वह क्या हमारा? साबुन। सोडा साबुन, ये क्या बन गया हमारा? साबुन। तो साबुन का निर्माण हो गया और इसका नीचे 2 छूटा हुआ तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक था, उसको सुधार लो। वेरी गुड, जाओ शाबाश। तो साबुनीकरण की प्रोसेस समझ में आ गई कि जब वसा की क्रिया किसके साथ कराते हैं लल्ला? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त हो जाता है। अतः जब इस साबुन के, अब देखो उसने बोला है तो पूरी प्रोसेस बता दें। जब इस साबुन की क्रिया हम सरल, देखो 2 प्रकार के जल हमने बताया था, एक सरल और एक कठोर। जब इस साबुन की क्रिया सरल जल के साथ कराते हैं तो यह आसानी से झाग देने लगता है। ठीक है, और जब कठोर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो झाग नहीं देता, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित लवण के कारण मैग्नीशियम और कार्बोनेट के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होने के कारण वो झाग बनाने नहीं देता, तुरंत क्या बना लेता है? अवक्षेप बना लेता है। बस इतनी बात को लिखकर फिनिश कर दोगे, हो जाएगी पूरी विधि। रिएक्शन समझ में आ गई? रिएक्शन हमने समझाया है, जितनी भी सारी की सारी बातें हमने बताई, ये भी हमने लिखा है, बताया टोटल। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना आगे चला जा। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोगों का यह सेट क्या होता है? समाप्त होता है केमिस्ट्री का चौथा सेट भी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे कल।